पब्लिक रिपोर्टर में तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और आज का जो विषय है वो है एग्ज़ाम यानी परीक्षा। और अभी आने वाले समय में परीक्षा का मौसम रहेगा। इंटरमीडिएट मैट्रिक का एग्ज़ाम हो या सीबीएसई, तमाम परीक्षाएं अभी होंगी। तो परीक्षा के समय और परीक्षा के पहले तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उन्हें सजग रहने की ज़रूरत है। और हमारे साथ कई ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, शिक्षकों से ही बातचीत करते हैं। सर, अब परीक्षा का समय है, क्या गुरु मंत्र होगा? बच्चे अभी सिर्फ प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहें। हम लोग भी इस पर विशेष जोर दे रहे हैं क्योंकि अब परीक्षा के दिन गिनती के रह गए हैं। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब बच्चे सिर्फ रिवीजन मोड में आ गए हैं। और हम लोग भी बच्चों को बार बार इसी बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से आप प्रैक्टिस करें, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। ये पढ़ाई के अलावे और क्या करना चाहिए बच्चों को? बच्चों को भी ये स्ट्रेस फ्री रहने की आवश्यकता है। तनाव बिल्कुल ना लें, अच्छी नींद लें, अपने आप को सकारात्मक तरीके से स्थापित करें, अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, बेहतर परिणाम सामने देखने मिलेंगे। सर, हमारे साथ आशीष सर हैं। आशीष सर, ये बताइए, अब एग्ज़ाम का समय है, बच्चों के लिए क्या गुरु मंत्र होगा? बच्चों के लिए सर्वप्रथम कि चूँकि हमारा होल पूरे सिलेबस से क्वेश्चन को आना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरे सिलेबस से आएगा, तो एक बार पूरे सिलेबस को ध्यानपूर्वक पढ़ करके और जो महत्वपूर्ण लाइंस हैं उनको ज़रूर नोट करें ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। और इसके साथ ये मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो हाई स्कोरिंग हो सकते हैं। बिल्कुल 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम सही करते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ये देखिए, सर ने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे आप बेहतरीन तरीके से करें, मतलब उसके लिए आप तैयारी अभी से ही करें, भले अभी समय अब कम है। देखेंगे ये ऐसे बच्चे हैं जिनका मैट्रिक का एग्ज़ाम भी है और समय कम है। बच्चों से भी बात करते हैं। तुम्हारा भी एग्ज़ाम कब से? बैठो। सर, फरवरी 20 तारीख से। फरवरी से क्या है ये? मार्च 20 तारीख से। ये प्रैक्टिकल कब है? 8 तारीख से। और ये 14 मार्च से एग्ज़ाम है ना? यस। कैसे पढ़ रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो? तैयारी अच्छी चल रही है। ये कितना घंटा पढ़ते हो? सर 6 घंटा स्कूल में, फिर घर जाके। घर में कितना देर पढ़ते हो? सर 4 से 6 ट्यूशन जाते हैं, फिर 8 से 9 पढ़ते हैं घर में। रिवीजन करते हो? यस सर, रिवीजन करते हैं। मैम ये बताइए कि मैम ये बताइए कि बच्चों के लिए क्या टिप्स होगा? बच्चों के लिए मेरी ओर से यही टिप्स है कि आप जो भी स्कूल में पढ़ते हैं उसकी रिविजन्स आप घर में जाके ज़रूर कीजिए। और उससे भी ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि जो आपको टेक्स्ट बुक मिली है उनका भी आप रिवाइज़ करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बुक के अंदर से ही क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए बुक के अंदर से जो भी छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं उनको ये भी मैंने प्रिपेयर कर रखा है कि आप अपने से पढ़ते हुए छोटी छोटी क्वेश्चंस आप बनाइए, ताकि और ख़ुद का ऑप्शंस भी आप डालिए, ताकि आप जब पढ़ते हो उससे तो उसका ऑप्शन भी साथ में समझ में आएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनके लिए दिया जाएगा वो उसमें उसके लिए अच्छी तैयारी की जाएंगी। और रही बात साइंस मैथ्स वगैरह के भी, तो उनको भी यही सजेशंस दिया जाता है विद्यालय की ओर से कि वो लोग उसको बढ़िया से जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं उनको बारीकी से उसकी तैयारी करें, ताकि छोटी सी छोटी बात उसमें से जो आती है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव वे में दोनों में वो आंसर दे सकेंगे। ये एक सवाल बार बार ये भी उठता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट उनको है कि वो लोग अपने साथ में वॉच रखें और शॉर्ट पीरियड में कितना ज़्यादा वो लोग अपना आंसर सॉल्व कर सकते, ये खुद का चेकअप उनको करना है। ये चीज़ ये लोगों को तैयारी करने के दौरान दिया जाता है। और रही बात सब्जेक्टिव को आंसर्स की, तो उनको भी है कि हैंड राइटिंग उनको एज फास्ट जितना जल्दी वो आंसर दे सके अप टू द मार्क। ये नहीं कि हम सोचते रह जाए कि क्या आंसर होगा, ये नहीं है। तैयारी के साथ अगर वो आंसर देते हैं तो जो लिमिटेड टाइम रहता है उनमें वो अपने आंसर्स को लिख सकेंगे और साथ ही उनको
पुनः रिवाइज कर पाएंगे। ये देखिए मैम ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये बताओ कि तुम कैसे पढ़ाई करते हो घर में? सर यहाँ स्कूल में 3 तक पढ़ाई करते हैं, 9 बजे से 3 बजे तक। फिर घर में जाने के बाद 4 से 6 ट्यूशन जाते हैं, 6 से वापस आने 6 से 7 रेस्ट करते हैं। उसके बाद कैसे रेस्ट करते हो? तो क्या मतलब थोड़ा रिलैक्स होते हो कैसे? कुछ खेलते हो या फिर रिलैक्स कैसे करते हो? खेलते हैं सर। और कौन सा विषय जो है लगता है कि उसमें हम और मेहनत करें? सर मैथ और साइंस इसमें और बहुत मेहनत करना होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है और हम लोगों को मैथ और साइंस ही में थोड़ा मार्क्स अप्रूव कर लेना पड़ता है। मैथ्स तो कंप्लीट एक प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना जो मतलब मैथमेटिकल चीज़ जितना प्रैक्टिस करोगे तो उतना अच्छा नंबर। यस सर, जितना आप प्रैक्टिस कर सके। इसमें होता है कि आप फुल मार्क्स भी इसमें निकाल सकते हैं अगर जितना आप इसमें प्रैक्टिस करें। मैथ और साइंस में जितना क्या मैथ्स में स्टेप मार्किंग भी होता है? यस सर, स्टेप मार्किंग भी मिलता है। आप जैसे कॉपी कंप्लीट पूरा कीजिएगा तो उसमें भी स्टेप मार्किंग आपको दिया जाएगा सर। इसी के लिए हर सॉल्यूशन का आपको सॉल्व करना होगा। मतलब बच्चों के लिए क्या होगा स्टेप मार्किंग? स्टेप मार्किंग सर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं और स्ट्रेट वे उसका आंसर्स लिख लेते हैं, पर इसमें क्या होता है उनके लिए भी ये अच्छी बात नहीं होती है। स्टेप मार्किंग में यही फ़ायदा होता है बच्चों को कि इनकी जो तैयारियां होती है वो विशेषकर मैथ्स में तैयारियां जो होती है वो स्टेप वाइज अगर उसे करते हैं तो उनका जो आंसर्स आते हैं वो सही होते हैं। इसीलिए स्टेप मार्किंग भी बहुत ज़रूरी होती है। और रही बात एज ए टीचर उसको चेक करने की, तो इसमें टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चे ने उस क्वेश्चन का सही तरीके से समझा है कि नहीं है। डायरेक्टली वो लोग शॉर्ट में तो आंसर्स नहीं लिख रहे बिना समझे या किसी तरह से चीटिंग करके, तो स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जैसे लेटर राइटिंग होता है तो उसमें भी अलग अलग मार्क्स होते हैं। जी हाँ, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट वाइज मार्क्स होता है सर। कभी कभी हमारे थोड़ी सी पब्लिकेशंस में मार्केट में जो आंसर्स आते हैं वो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए कि एक पैराग्राफ में पूरी तरह से आंसर्स दे दिया जाता है, ये गलत है। जबकि हमारा फॉर्मेट में जैसे फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर्स में हमारे फॉर्मेट्स दिए हुए रहते हैं, जैसे 5 फॉर्मेट रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले होता है सेल्फ एड्रेस, सैल्यूटेशंस, देन बॉडी ऑफ द लेटर, एंडिंग ऑफ द लेटर एंड रेसिपिएंट्स एड्रेस। इसमें भी आपका मार्किंग देखा जाता है कि बच्चे ने इस फॉर्मेट को समझते हुए कितना अपना आंसर्स दिया है। ये देखिए अब जो स्टेप मार्किंग है और मार्क्स देने का जो फॉर्मेट होता है वो भी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि आप कोई भी जब आंसर आप लिखें तो उसको सीरियली आप बढ़िया तरीके से लिखें, हैंड राइटिंग अच्छी हो और क्रम से लिखें तो अच्छे मार्क्स भी आते हैं। कौन सा पेपर है जो लगता है तुमको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा या मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है? मेहनत करने में तो मैथ और साइंस ज़्यादा। यस सर। और रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो इसमें सो याद जितना भी कर सकते, लेकिन इसमें इंग्लिश का जो है सो रिटन राइटिंग करना ज़रूरी पड़ता है। अच्छा ये बताओ कि जो मॉडल टेस्ट पेपर जो मिले हैं वो कितना हेल्प करता है? सर मॉडल टेस्ट पेपर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, लेकिन ज़्यादातर हमें एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना चाहिए क्योंकि उनसे ही हमें एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं। सर अच्छे मार्क्स आए उसके लिए खुद क्या करते हो? सर अच्छे मार्क्स के लिए सर रिवीज़न करते हैं और सर मॉडल क्वेश्चन पेपर से भी कुछ पढ़ते हैं और कुछ नोट्स भी बनाते हैं सर। तो ये देखिए तमाम ये परीक्षार्थी हैं और 10th का एग्ज़ाम इन लोगों का होने वाला है। इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं इंग्लिश में? सर थोड़े टफ भी रहते हैं, थोड़े इजी भी रहते हैं। क्लास में सब चीज़ होता है तो अच्छा लगता है सर, समझ में भी आता है सर, इसलिए इंग्लिश में उतना टफ नहीं लगता है। अच्छा ये बताओ कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, उसके लिए किस तरह से टेक्निक से पढ़ते हो?
सो उसके लिए क्लास में जो MCQ करवाया जाता है उन लोग को रिवीजन कर ले अच्छे से, फिर NCERT बुक से पढ़े अच्छे से, फिर उन्हीं से कुछ कुछ आता है तो ईजी हो जाता है करना MCQ। ये देखिए दरअसल ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं 14 मार्च से होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले जो है ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होंगे। तो अब समय कम बचा ज़रूर है, लेकिन कम समय को कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करते हुए बेहतरीन तरीके से पढ़ें और रिलैक्स भी हों, तनाव मुक्त भी रहें और पढ़ें भी, क्योंकि ये समय महत्वपूर्ण है और इस समय का जितना सदुपयोग करेंगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। ये बताओ, बहुत सा चीज़ है, समझने का चीज़ है, समझ के पढ़ना। मैथ्स एक बार सर बता चुके हैं, उसके बाद बार बार रिपीट करके करते जाऊँ तो उसे बार बार हो जाएंगी। अच्छा, ये जो सोशल साइंस है, जैसे हिस्ट्री है, सामाजिक विज्ञान है, तो हिस्ट्री में अच्छे नंबर हैं, उसके लिए कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो? सर हिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने के लिए जो बुक में बोलना चाह रहा है उसको समझना ज़रूरी है, और खुद से जो स्कूल में पढ़े वो घर जाके रिवाइज जैसे इतिहास में है जो ईयर होता है, ईयर लिखना बड़ा ज़रूरी होता है। सर वो डेट वगैरह याद रखना बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है सर एग्ज़ाम के लिए वो। और जैसे सर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो सब याद रखना पड़ता है कि कब हुआ, कैसे हुआ, किस डेट में। अच्छा, ये बताओ, दिन भर पढ़ते हो कि पढ़ाई के अलावा भी थोड़ा रिलैक्स करते हो? नहीं सर, करते रिलैक्स सर। उसके लिए क्या करते हो? गाना सुनते हो या खेलते हो या घर में? सर खेलते हैं सर, बैडमिंटन वगैरह, कैरम। ये बताओ, अब परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है, अच्छे नंबर कैसे आएंगे? रिवीजन करके बुक, और मतलब घर में जाके पढ़ने से, स्कूल में ध्यान देने से, टीचर लोग जब पढ़ाते हैं तब। घर में माँ बाबा कितना मदद करते हैं, घर में जो भी लोग हैं, क्योंकि अभी तुम्हारा समय सिर्फ पढ़ाई करने का है। यस सर, घर में पापा बहुत हेल्प करते हैं कुछ भी चीज़ समझने में, और मैंने अपना रूटीन फिक्स कर लिया कि मुझे क्या क्या कब पढ़ना है। मैथ को 2 घंटे देता हूँ, साइंस को 2 घंटे, और डिवीज़न तो पक्का ही करता हूँ, और डेली एक सैम्पल पेपर भी सॉल्व करता हूँ। इससे हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, और NCERT भी पढ़ता हूँ। तो देखिए, NCERT की जो बुक्स है वो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि NCERT के बुक से भी कई प्रश्न आते हैं। तो हम और भी बच्चों से बात करेंगे, बीच में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद फिर अन्य बच्चों से और शिक्षकों से बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं, और हम एक विशेष कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर के तौर पर लेकर आए हैं, और आज का जो विषय है वो हम बात कर रहे हैं परीक्षा को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसको लेकर कम समय में कैसे बेहतर तरीके से पढ़ा जाए। रितु मैम, ये बताइए कि अब समय कम है, कैसे बच्चे पढ़ें? देखिए, हमने बच्चों को पहले ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर जोर देने के लिए कहा है, और जो भी वो पढ़ रहे हैं उसको लिख के प्रैक्टिस करें। जैसे मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर में कुछ क्वेश्चंस है, कैरेक्टर स्केच है, तो बच्चों को हमने एकदम उसको लिख के प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएगा इस बार, तो चैप्टर को थॉरली पढ़ना है, जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको बुक के क्वेश्चंस को रिलेट करके सारा पढ़ना है। ये सब बच्चों को हमने बता दिया है। जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बात करें, CBSE की बात करें, तो सभी जगह हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट। जी, ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या है कि बच्चे जो है थॉरली चैप्टर को पढ़ रहे हैं। लेंदी क्वेश्चंस, चूँकि कोरोना के बाद बच्चों को उतना समय नहीं मिल पाया था, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये फॉर्मेट को लाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो मैम, एक सवाल है कि जो लेटर राइटिंग है उसमें मतलब स्टेप वाइज मार्किंग होती है? जी, हमेशा। ये बच्चे कैसे लेटर राइटिंग लिखे कि अच्छा नंबर? देखिए, हमने बच्चों को पहले बता दिया कि स्टेप मार्किंग होता है। तो लेटर में अगर हम लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग का एड्रेसिंग करना हुआ, नीचे का जो पोर्शन हुआ, और लास्ट में जो एंडिंग पार्ट है वो सब में मार्क्स मिलता है। तो अगर बच्चे ये स्टेप्स को कर ले, तो अगर इनका बीच का पोर्शन अगर गलत भी है तो स्टेप मार्किंग में, एड्रेसिंग और सैल्यूटेशन में, इस सब में उनको मार्क्स मिलेगा। जी, तो ये देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो बच्चे परीक्षा लिख रहे हैं इन चीज़ों पर भी ध्यान रखें। कैसी तैयारी हो रही है और अच्छे नंबर लाने के लिए क्या कर रहे हैं? तैयारी अच्छी हो रही है, जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाई हो रही है काबिल तारीफ़ है सारे शिक्षकों की,
और घर में भी तैयारी अच्छी हो रही है, रिवीजन अच्छी हो रही है। 2 दिन बाद हम लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद ये कितना देर पढ़ते हो और क्या लिखकर पढ़ते हो? लिख कर पढ़ते हैं। घर में सेल्फ स्टडी 3-4 घंटा करते हैं, फिर स्कूल में रहते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हो जाता है। ये अच्छे नंबर आए उसके लिए किन किन पेपर पे ज़्यादा फोकस है? सर पेपर तो है तो मेन तो मैथ्स और साइंस रहता है, उस पर मतलब हम लोग का ज़्यादा फोकस है। एसएसटी में भी हम लोग अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं और मैम लोग जो हम लोग को पूरा सपोर्ट कर रही है। मतलब जितना भी हो सके मैम लोग अपनी तरफ से हम लोग को क्वेश्चन बता दे रही है कि ये पढ़ लेना, उस पर हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और अपने से भी हम लोग अपना क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, सारा क्वेश्चन को हम लोग अपने से तैयारी कर रहे हैं। ये बताओ कि घर में लोग कैसा सहयोग करते हैं? माँ हैं, पिताजी हैं, भाई बहन लोग कैसा सहयोग करते हैं? घर में तो सब अच्छा से सहयोग कर रहे हैं। जैसे टीचर हुए वो भी हम लोग को खूब सहयोग कर रहे हैं ताकि हम अच्छा से पढ़े, अच्छा नंबर लाए। और घर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ क्वेश्चन में डाउट होता है, तो हमारे बड़ी दीदी या भाई बहन है वो हमें सपोर्ट करते हैं बताने के लिए, और हम लोग को बताते हैं अच्छे से पढ़ो ताकि अच्छा मार्क्स लाए। अब कितना समय है एग्ज़ाम का? मुश्किल से 45 दिन या 42 दिन है। हम लोग अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग घर में भी पढ़ते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं। सोचे हैं कि कुछ टॉप करने का, तो अच्छा मार्क्स लाए। और अच्छा ये बताओ कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर है वो कितना हेल्प करता है? सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से हम लोग को पैटर्न पता चलता है कि किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। उससे तैयारी करने में आसानी होता है। जैसा क्वेश्चन आता है वैसा तैयारी करेंगे तो हम लोग अच्छे से मार्क्स ले आ सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक अलग पेपर है, इसमें कि जैसे ज्योग्राफी में देखो कि मैप वगैरह जो रीडिंग है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सर अच्छा, ये बताओ साइंस पेपर में किस पेपर में स्कोरिंग ज़्यादा होती है? सर साइंस में जैसे कि माना जाए तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है हमारा इंग्लिश। अगर ज़्यादा फोकस और ध्यान दिया जाए तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा हम स्कोर कर सकते हैं। और बाकी और सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हो जाए तो इन सब्जेक्टों में हमें अधिक समय देना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर इसमें हम अधिक समय नहीं देते तो इसमें हम स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट और एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा रहता है। जिसकी वजह से अगर इन सब्जेक्टों में हम ध्यान नहीं देते हैं तो इसमें हम फेल होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। साइंस पेपर जो है, साइंस पेपर में कैसे पढ़ते हो? क्या ट्रिक रहेगा कि बेहतर नंबर आए, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो वो छूटे नहीं? जैसे सर साइंस में तो ये रहता नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया वो अगले ईयर भी वही क्वेश्चन आ जाए। साइंस में रहता है कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। साइंस में सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि बुक रीडिंग करना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना। अगर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और बुक रीडिंग करेंगे तो हमारा MCQ प्लस है कि जितना सब्जेक्टिव है वो सारा हमारा क्लियर होता जाएगा। ये मॉडल टेस्ट पेपर से मदद मिलता है? हाँ सर, मॉडल टेस्ट पेपर से हमें कुछ मदद मिल जाता है, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न किस टाइप से पूछेगा क्वेश्चन, और हम किस टाइप की मतलब अपना आंसर को कैसे और अच्छे तरीके से सजा के और दर्शा के लिखेंगे, जिससे हमारे जो एग्जामिनर हैं जो कॉपी चेक करेंगे वो अधिक हमारे कॉपी चेक करेंगे और हमें नंबर मतलब उसके हिसाब से जो हम लिखे हैं उसके सुंदरता के हिसाब से नंबर देंगे। तुम्हारी तैयारी कैसी है? और अब तो समय भी काफ़ी कम है। सर तैयारी तो अच्छी है और हमारे स्कूल के जो शिक्षक है बहुत मदद किए। अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और रिवीजन का मूड है, और पूरे लॉजिक को समझाते हुए और परीक्षा को देखते हुए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है उसको देखते हुए हमें तैयार किया गया है। और इस प्रकार से हमारी तैयारी बेहतर से बेहतर और करेंगे। बताओ कि टोटल जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? सर सबसे पहले तो MCQ 35 मार्क्स का आने वाला है, और उसके बाद सब्जेक्टिव जो है वो 1 मार्क्स 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन है सर। जिसमें कि मतलब सैम्पल पेपर के अनुसार सर ये सारा क्लियर हो चुका कि किस मोड पे क्वेश्चन पेपर आएगा। यस सर। और बताओ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन होता है? सर पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय तो है सर जब शांत हो, जैसे सुबह का समय सर, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का समय ज़्यादा अच्छा होता है सर, या फिर रात का समय ज़्यादा अच्छा है जिसमें शोर शराबा नहीं होता है सर। और सबसे पहली बात कि हमें तो हमारे टीचर्स पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हैं तो हम हैं सर। उन्हीं की वजह से हम अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं और टॉप भी कर सकते हैं। अभी जैसे कि
इन्होंने कहा कि इंग्लिश में कम समय में अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है। ये सही बोला सर, कम समय में अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है। और टीचर जो होते हैं स्टूडेंट को अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जो है कि टॉप जाए, सबसे हाई मार्क्स लाए। ये बताओ कि अच्छे नंबर लाने के लिए क्या कर रहा हो? सर मुझे लगता है कि अच्छा नंबर लाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को झारखंड सरकार का जो एनसीईआरटी बुक है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, अगर हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे किसी एनसीईआरटी बुक्स को, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो लाइन बाय लाइन जो लिखी हुए हैं उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे ना सर, तो हमको लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा और साथ ही हम लोगों का सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। और साथ ही एक चीज़, अगर हम लोग ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम पर, तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बेहद ज़रूरी है। मैंने पिछले बार ही देखा था कुछ दिनों पहले, तो मैंने ये गौर किया कि जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, 1 साल 2 साल, यहाँ तक कि 1 साल में भी अगला साल में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना बेहद ज़रूरी है अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए। मैम, जैसे इसने कहा कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करें, इससे इनको आइडिया भी मिलेगा। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रहते हैं जो भी बोर्ड में आते हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप तमाम लोग ध्यान रखें कि आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल से दे रहे हैं या सीबीएसई से, तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उसको आप एक बार ज़रूर देखें और लगातार पढ़ें, मेहनत करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और ये बताइए, अब परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, कैसे एज ए होल पढ़ते हैं? सबसे पहले की तुलना में अभी तो हमें सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि पहले आप लोग जिस टाइप के 11th में सीरियस नहीं थे, लेकिन 12th में आप लोग सीरियस हो जाइए, क्योंकि टीचर्स का ये कहना है कि मार्क्स डिपेंड नहीं करता है, हमारा नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और फ्यूचर बनाने के लिए हमें हर चीज़ एनसीईआरटी में जैसे बुक्स वगैरह जितने भी बुक हैं उसमें हमारे एनसीईआरटी में जितने भी लाइन बाय लाइन पढ़ना, जिसे चंद्रदेव ने कहा अभी कि हमें एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो फैक्ट है कि सारे टीचर्स भी बोल रहे हैं कि हमें एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर करना चाहिए और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हमारे, उसे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ये देखिए, और भी हमारे साथ शिक्षक जुड़ रहे हैं। मैम, ये बताइए कि इस तरफ आइए, अब परीक्षा का समय काफ़ी नज़दीक है, बच्चों के लिए क्या गुरु मंत्र होगा? बच्चों के लिए गुरु मंत्र यही है कि जितने भी सिलेबस में पढ़ाई हुई है उसको आप रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन आंसर रटने से कुछ नहीं होगा, कम से कम चैप्टर को आपको पढ़ लेना है। एक बार चैप्टर अगर पढ़ा रहेगा, आपको याद रहेगा, तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसका जवाब दे सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि आप रटंतु मत बनिए, चीज़ों को समझिए। जी, रटंतु नहीं बनना है, चीज़ों को समझना है। आपके विषय में, आपके पाठ में क्या दिया हुआ है उसको आप समझ जाएंगे, सारांश समझ जाएंगे, तो आसानी से आप अपने मन से भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका आंसर दिया हुआ है या जो लिखवाया गया है उसी को आप रट करके लिखें, पाठ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैम ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि विषय को आप रटे नहीं, चीज़ों को समझें। और भले इतिहास में आपको कई चीज़ों को याद करना होगा, लेकिन एज ए होल कोई भी पेपर है, यदि आपकी समझ होगी तो आप अच्छा कर सकते हैं। मैम, अब एग्ज़ाम में कुछ ही दिन है, 14 फरवरी से रिटन एग्ज़ाम शुरू होगा। मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो या सीबीएसई हो, उन तमाम बच्चों के लिए क्या संदेश हो? मेरा तो सब्जेक्ट एसएसटी है, तो कोई भी सब्जेक्ट रहे, हम कहना चाहते हैं कि बुक को थोरोली पढ़ें, मतलब पूरा चैप्टर उसको पढ़ ही लेना है, क्योंकि अभी जो पैटर्न है ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, थ्योरी भी है, और जैसे मेरा ज्योग्राफी है तो उसमें मानचित्र कार्य है, तो वो सबको प्रैक्टिस कर लेना है। और सारा चैप्टर अगर कवर किया हुआ रहेगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो उसको बच्चा कर ही लेगा। तो उस पर बताइए कि जैसे कई ऐसे सवाल ज्योग्राफी में होते हैं कि उसमें यदि आप मैप बना देंगे तो नंबर आपका बढ़ेगा, क्या ये सही है? अब पहले का पैटर्न में इस तरह का था, हम लोग जब पढ़ते थे तो कि मैप देखकर ही सारा आंसर समझ में आ जाता था।
मैप ही इतना कारगर होता था कि उस आंसर क्या है वो पता चल जाता था, झलक जाता था उससे। अभी तो है कि आउटलाइन मैप दे दिया जाता है, उसको भरना है। तो वो ज्योग्राफी का एक पार्ट है कि वो आता ही है 4 नंबर का इस तरह। तो ज्योग्राफी विषय ऐसा है कि उसमें कैसे अच्छे नंबर आए, कैसे और बच्चे पढ़ें? ज्योग्राफी में तो मैप ही ये है, मेन है। ऑब्जेक्टिव भी रहता है और उसको पॉइंट वाइज कुछ भी दिखाना है तो पॉइंट वाइज लिखिए बढ़िया से उसको। सर थोड़ा आप इधर आ जाएं। बस अंतिम सवाल पारितोष सर से होगा। सर ये बताइए कि एक कम शब्दों में बच्चों के लिए क्या गुरु मंत्र है? सबसे पहले एग्ज़ाम का कोई प्रेशर ना लें। सबसे पहला तो गुरु मंत्र मैं यही देना चाहूँगा। ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम के नाम से एग्ज़ाम फोबिया से ग्रसित रहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एकदम रिलैक्स रहें। ये एग्ज़ाम में पास फेल और मार्क्स आपके भविष्य को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। आप अपने आप पर विश्वास रखें, पूरी तरह विश्वास रखें कि आप जीवन में सफल होंगे। मार्क्स कम बेसी हो सकता है, आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, अगर एग्ज़ाम के दिन आपकी तबीयत बिगड़ जाए तो आपके एग्ज़ाम्स पे उसका इफेक्ट पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपका नॉलेज कम है। तो सर मेहनत और टाइम मैनेजमेंट का क्या संबंध? बिल्कुल बहुत ज़्यादा संबंध है। एग्ज़ाम में सारे बच्चे क्वेश्चंस का आंसर तो जानते ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, अगर वो स्किल का कमी है, तो वो कुछ क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आंसर्स नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। शब्दों का सही चयन कीजिए और जितने शब्दों में आंसर देने के लिए कहा जाए बस उतने ही शब्दों में आप आंसर को संक्षिप्त रखने का प्रयास करें। देखें अलग अलग तरह के सवाल थे, बच्चे भी अपना अनुभव बताए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि कोई भी परीक्षा हो, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, आपका मेमोरी पावर अच्छा हो और कहीं ना कहीं आप मेहनत से पीछे नहीं हैं। आप मेहनत करेंगे, लगन करेंगे और लगन से पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन राजेश तिर्की के साथ अंजनी कुमार, रांची।